चलो बैठ जाओ। पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या चीज़ होता है और उससे जुड़ा हुआ जो बेसिक जो बात थी उसको भी हमने कल पिछले क्लास में कर दिया था। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमी क्या चीज़ है, उसके बाद हम लोग कैसे ये काम करता है, इकोनॉमी कैसे वर्क करता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ व्यवस्था। ठीक है, अब यहाँ समझना ये है कि ये क्या है? एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। कोई भी सिस्टम हो, उसमें तीन बात ध्यान रखना है। कोई भी सिस्टम हो, हर सिस्टम का, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ व्यवस्था का मतलब क्या है? ये सिस्टम। तो कोई भी व्यवस्था होगी तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट मतलब घटक। कोई भी व्यवस्था होगी, कोई भी अगर व्यवस्था है तो उसके अपने कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और जो भी कंपोनेंट होंगे वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अंतर संबंधित होते हैं। और जब अंतर संबंधित होंगे, अंतर संबंधित का मतलब एक दूसरे से सभी क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और जब जुड़े होंगे तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, यानी अंतरक्रिया करते हैं। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम अपने आप में, कोई भी सिस्टम हो अपने आप में समझना कि वो एक कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। हर सिस्टम का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर इसलिए होता है क्योंकि हर सिस्टम के कुछ कंपोनेंट होते हैं और वो कंपोनेंट आपस में मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। संरचना का मतलब है, यहाँ पे मैंने कहा कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होते हैं कोई भी सिस्टम। संरचनात्मक इकाई का मतलब एक स्ट्रक्चर होगा, उसका एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा होगा। किसी भी सिस्टम का एक ढांचा होता है। जैसे हमारा बॉडी क्या है? एक सिस्टम है जिसका एक ढांचा बना हुआ है। ये हमारा जो हड्डी और मांस पेशियों से बना हुआ ये जो शरीर है वो क्या है? एक ढांचा है। इसकी अपनी एक संरचना है। तो हर सिस्टम की अपनी एक संरचना होती है। तो उसी तरह से अर्थव्यवस्था भी एक सिस्टम है, तो उसके कंपोनेंट होंगे, उसमें जो भी कंपोनेंट होंगे आपस में जुड़े होंगे, यानी इंटर रिलेटेड होंगे। और जब जुड़े होंगे तो एक दूसरे के साथ परस्पर व्यवहार करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं। इससे क्या होता है? एक संरचना बनती है और वो कुछ न कुछ काम करता है, फंक्शन करता है। यहाँ कार्यात्मक इकाई का मतलब हुआ फंक्शनल, कि कोई भी सिस्टम एक कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होते हैं। ठीक है, तो कहने का सेंस है प्रत्येक सिस्टम का कंपोनेंट होगा, सभी कंपोनेंट जुड़े होंगे और आपस में एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, यानी व्यवहार करते हैं। ठीक है, जिससे कि एक उद्देश्य की पूर्ति होती है। जो संरचना होती है
वो भौतिक हो सकती है जिसको हम देख सकते हैं, और कुछ संरचनाएं ऐसी होती जिसे हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम शरीर की बात कर रहे हैं, तो समझना है कि शरीर भी एक सिस्टम है। तो सिंपली समझने की कोशिश करो कि मान लो ये क्या बन गया, एक ढांचा मैंने बना दिया। मानव का शरीर क्या एक सिस्टम है, इसमें एक घटक ये हो गया, दूसरा घटक मान लो हाथ हो गया, पैर हो गया, और ये बॉडी है, ये भी क्या है अपने आप में एक घटक हो गया। तो ये सब आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, और आपस में सभी घटक क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं, तब जाके ये बॉडी क्या करता है, कंप्लीट होकर के काम करता है। तो अपने आप में ये क्या है, एक संरचना तो है ही, संरचना के साथ साथ क्या है, ये कुछ काम भी करती है। इसलिए सिस्टम को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बोला जाता है। तो जिस तरह से हमारा शरीर होता है, उसी तरह से कोई भी मशीन जो हम यूज करते हैं, मशीन भी अपने आप में क्या एक सिस्टम है। कोई भी मशीन यूज करते हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, कुछ भी तुम देखते हो, वो अपने आप में क्या है, एक सिस्टम है। अभी हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे। जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसी को हम लोग इकोनॉमी कह रहे हैं, यानी अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। अब इस इकोनॉमिक सिस्टम के अपने घटक हैं, क्योंकि देखो जब भी हम यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चार काम करते हैं जनरली। उत्पादन का काम करेंगे, उपभोग का काम करेंगे, विनिमय का काम करेंगे, और निवेश का काम करते हैं। ये काम हम लोग एक अर्थव्यवस्था में करते हैं। अर्थव्यवस्था नामक जो सिस्टम है उसमें यही चार काम मुख्य तौर पे होता है। तो कुल मिलाकर के ये देखना होगा कि उत्पादन करने वाले लोग कौन हैं, उपभोग करने वाले लोग कौन हैं, विनिमय करने वाले भी होंगे और निवेश करने वाले भी लोग होंगे। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम का कंपोनेंट कौन कौन है। तो सबसे पहला तो इकोनॉमी में एक सिस्टम, एक घटक होगा जो कि उत्पादन का कार्य करेगा। उसको हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर कह देते हैं, या इसको हम लोग फर्म कहते हैं। इसका काम है उत्पादन करना। अब इसमें जितने भी उत्पादक हैं उन सबको मिला करके हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर कह रहे हैं, उत्पादन क्षेत्र कह रहे हैं, या उत्पादक क्षेत्र कह रहे हैं इसको। ये पहला कंपोनेंट हुआ। दूसरा है उपभोग करने वाले लोग, उससे भी एक सेक्टर बन जाता है, वो भी एक कंपोनेंट हुआ। उसको हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर कह देते हैं। देखो धीरे धीरे ना हम लोग बात को समझेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर है, अभी आप इस तरीके से नहीं समझ पाए इकोनॉमी को। आप सीधा नेशनल इनकम पढ़ लेते हो, या आप सीधा मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति या 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ लेते हो। सिस्टम को आप ठीक से नहीं समझते हो। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम यानी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के घटक कौन कौन से हैं। क्योंकि अगर ये सिस्टम है तो इसके कुछ घटक होंगे। तो पहला घटक है प्रोडक्शन करने वाले लोगों का समूह, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर सेक्टर कह रहे हैं या फर्म कहते हैं। दूसरा है हाउस होल्ड सेक्टर, इसको हम लोग घरेलू क्षेत्र भी कह देते हैं। ठीक है। इसके अलावे तीसरा जो इसका घटक है
तीसरा घटक है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सेक्टर कह देते हैं इसको, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक, तो ये सब अब हम घटक बोल दिए, अभी तीन ही घटक की चर्चा कर रहे हैं और ये आपस में जुड़े हुए कैसे हैं ये समझना है। अब ये हाउस होल्ड सेक्टर मैंने कहा, इसका मतलब कुछ नहीं है, भारत की जनता है, भारत के लोग हैं। तो भारत के लोग का मतलब है 140 करोड़ लोग। पूरे अभी इंडिया में जितने लोग हैं उन सब को मिला करके हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर बोल रहे हैं। यानी अभी जितने भी लोग भारत के हैं उसको हम कहाँ रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं, इस बॉक्स में हमने रख दिया। हम सब अभी मान के चलो इस बॉक्स के अंदर हैं, क्योंकि मैंने कहा भारत की जनता यानी 140 करोड़ कहीं भी रहा हो, वो एक इस भारत, ये नक्शा है या भारत में जितने लोग हैं सबको अभी हम इसमें रख दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा है कि उत्पादन करने के जो साधन होते हैं वो सब इसी के पास है। ठीक है, ये क्या है, उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। पहला मैंने कहा था कि उत्पादन का पहला साधन भूमि है, दूसरा साधन मैंने कहा था श्रम है, और तीसरा साधन पूंजी है, और चौथा साधन उद्यमिता है। ठीक है, 4 साधन की चर्चा मैंने की थी। तो अब अगर उत्पादन के साधन की बात आप कर रहे हो तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। ये सभी साधन भारत की जनता के पास ही है। आप सब भी अभी क्या हो, यहीं पे हो। अभी हमारा इस कोचिंग की अगर बात करें तो ये भूमि के अंतर्गत आया। तो भूमि का मालिक जो भी है वो कहाँ है, अभी इसमें पड़ा हुआ है। अब सपोज करो कि उत्पादन करना है, तो उत्पादन करना है तो इसमें से कोई व्यक्ति उत्पादन का काम करना चाहेगा। जैसे मान लो अभी मुकेश अंबानी या रतन टाटा, वो भी अभी इसी का हिस्सा है, इसी बक्से में है, क्योंकि वो भी भारत की जनता में शामिल है। लेकिन अब उसको उत्पादन करना है, ऐसे में उसके अंदर उद्यमिता का गुण है। उद्यमिता नामक जो गुण है उसका मालिक कौन है, उद्योगपति या उद्यमी, यानी जो उत्पादन का कार्य करना चाहता है। ऐसे में वो आ गया यहाँ। जैसे ही कोई उद्योगपति या उद्यमी की बात करते हैं जो उत्पादन का काम करेगा, तो उसको निकाल करके यहाँ रख दो प्रोड्यूसर सेक्टर में, यानी प्रोडक्शन सेक्टर में आ जाएगा वो। तो मुकेश अंबानी आया यहाँ, तो आया तो वो उद्यमिता का मालिक है, उद्यमिता का गुण अपने साथ लेकर के आया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया तो यानी उद्यमिता आ गया, यानी एक उद्यमी, एक व्यक्ति अब उत्पादन करना चाहता है, जैसे ही वो उत्पादन करने के लिए सोचता है वो उस सेक्टर से उस समय अलग हो गया और इस ग्रुप में आ गया। वो इस ग्रुप यानी इस घटक का वो हिस्सा बन गया। ऐसे में अब उत्पादन करने के लिए जब सोचता है तो उसको भूमि चाहिए, तो वो क्या करेगा, किसी न किसी व्यक्ति से किराए पे लेगा, मकान या कोई भी ज़मीन किराए पे लेगा और उसमें फैक्ट्री लगाएगा। वो इसके लिए वो क्या करे, किसी से जब लेगा तो इसका मतलब है कि यूज करने का अधिकार बदल जाएगा। ज़मीन जहाँ था वहीं रहेगा, लेकिन उस ज़मीन को यूज करने का अधिकार अब किसके पास चला जाएगा, मुकेश अंबानी नामक जो उद्यमी है या जो उद्योगपति है, मुकेश अंबानी के पास चला जाएगा वो अधिकार। अर्थात अब ये समझना है कि भूमि का जो मालिक था उसने क्या किया, वो भूमि यूज करने के लिए मुकेश अंबानी को दे दिया। तो अब हम मान के चलें कि भूमि वहाँ से अब यहाँ आ गया।
उसी तरह से जब भूमि ले आया ये, तो अब पूंजी भी चाहिए इसको। अभी कहाँ से पूंजी आ रहा हमें नहीं पता है, लेकिन कहीं न कहीं पूंजी इसी लोगों के पास है। 140 करोड़ जनता के पास ही तो पैसा है। अभी आगे चल के हम लोग समझेंगे कि शेयर मार्केट से या बैंक से जो पैसा आता है वो पैसा किसका है। वो पैसा है हाउस होल्ड सेक्टर के लोगों का, यानी भारत की जनता का है। वही पैसा बैंक में जमा होता है। अब बैंक से क्या होता है कि पूंजी, बैंक में पूंजी बन गया, और पूंजी जब बन जाता है तो कोई भी उद्यमी यानी उद्योगपति क्या करता है, बैंक से पूंजी क्या करता है, कर्ज के रूप में ले लेता है। अभी पंजाब नेशनल बैंक से विजय माल्या 11,000 करोड़ की 9,000 करोड़ रुपया लिया था ना भाई, 9,000 करोड़ रुपया, तो वो पूंजी लिया कहाँ से, बैंक से। अब बैंक में पैसा किसका जमा है, हाउस होल्ड सेक्टर के लोगों का। ऐसे में अब समझ लो कि पूंजी भी इसको आ गया। अब पूंजी आ गया तो मशीनरी वगैरह खरीद लेगा और फैक्ट्री अब लगा दिया उसने, और जैसे ही फैक्ट्री लगाएगा अब उसको चाहिए श्रमिक। अब उसको क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए। तो श्रमिक किसके पास, श्रम किसके पास होता है, श्रमिक के पास। श्रम का मालिक कौन है, श्रमिक। पूंजी का मालिक कौन होगा, पूंजीपति नहीं होगा भाई। भूमि का मालिक जो भी होगा, कोई न कोई इसका मालिक तो होगा ना, लैंडलॉर्ड्स है ना भाई। तो कुल मिलाकर के जिनके जिनके पास ये था वहाँ सब यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद अब फैक्ट्री लग जाएगी, अब उत्पादन का काम होगा, है ना भाई। जैसे उत्पादन का काम होगा तो वस्तु बन जाएगा, चाहे मोबाइल बना ले, चाहे वो बिस्किट बनाए, चाहे कोई भी सामान बनाए, शर्ट पैंट बना ले, कुछ भी बनाए। अब वो बन गया, फैक्ट्री में वस्तु का उत्पादन होगा, क्योंकि फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए था, ज़मीन चाहिए था, मिल गया। मशीन वगैरह खरीदने के लिए पूंजी चाहिए था, वो भी मिल गया। अब लेबर चाहिए तो श्रम यानी श्रमिक मिल गया इसको। अब उत्पादन का काम शुरू हुआ और वस्तु का निर्माण हो गया। अब वस्तु जब बन जाएगा तो मुकेश अंबानी अभी यहाँ पर है। अब मुकेश अंबानी क्या करेगा, वो वस्तु को बेचना चाहेगा, तो वही वस्तु अब क्या होगा, बाजार में बिकने के लिए आएगा। तो बाजार का मतलब क्या है, ये लोग बाजार का हिस्सा है, अब यही लोग उसको खरीदेंगे। तो ये वस्तु बनाया और बेचेगा किसको, हाउस होल्ड सेक्टर के लोगों को, यानी कि भारत की जनता को वो बेचेगा। तो अब वस्तु इधर चला गया, यानी लेन देन होना अब शुरू हो जाएगा। देखो लेन देन शुरू हो चुका है, विनिमय हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। अभी उत्पादन के साधनों का लेन देन हुआ। मुकेश अंबानी क्या किया, यहाँ के लोगों से श्रम यानी कि श्रमिक को लाया, तो श्रम पूंजी लिया, भूमि लिया, लेन देन हुआ, है ना भाई। तो उसी तरह से अब क्या हुआ, ये उत्पादक बन गया। मुकेश अंबानी उत्पादक है और उसने क्या किया, फैक्ट्री लगाया, वस्तु बनाया और बना करके बेचा। किसको बेचा, भारत की जनता को, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर के लोगों को। अब जैसे ही पहले यहाँ पे देखना होगा, अब इसको मिटाएं। अभी देखो इंटर रिलेशन समझ रहे हैं कि कैसे जुड़ा हुआ है। उत्पादन करना है तो मुकेश अंबानी वहाँ से यहाँ आ गया। यहाँ आने का मतलब क्या, सचमुच उठ के आ रहा है। इमेजिन करना है आपको, ये सब काम भारत में ही हो रहा है, ठीक है। ये अलग बक्सा केवल समझने के लिए बना रहे हैं, है सब कहाँ, भारत में ही। अभी भारत का नक्शा बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे, ठीक। अब क्या हुआ कि जब किसी से भूमि लिया उपयोग करने के लिए, तो आपको कल याद होगा कि मैंने बताया था कि उत्पादन के साधनों को अगर यूज करोगे तो उसके बदले कुछ ना कुछ लागत देना पड़ेगा। तो जब कोई भूमि यूज करने के लिए दिया इसको, तो उसके बदले मुकेश अंबानी ने क्या किया होगा, उस मकान मालिक को लगान के रूप में कुछ दिया होगा, भाड़ा किराया, रेंट दिया होगा, है ना भाई। इसके अलावे अगर कहीं से पूंजी लेते हो
तो पूंजी के बदले मान लो बैंक से लिए या किसी भी आदमी से पैसा ले लिए उधार, तो उसके बदले वो ब्याज लेगा ना। तो जिस आदमी के पास पैसा था उसने जब मुकेश अंबानी को पैसा दिया होगा, अभी इमेजिन कर रहे हैं, केवल आपको इमेजिन करना होगा कि मुकेश अंबानी किसी भी व्यक्ति से पैसा कर्ज ले लिया 1 करोड़ रुपया, उसके बदले क्या होगा, कुछ न कुछ ब्याज देगा। कहा कि भाई ब्याज देंगे, इंटरेस्ट। अब मान लो कोई श्रमिक काम करने के लिए आया, तो उसको क्या करना होगा, उसको भी कुछ न कुछ मजदूरी देना पड़ेगा। तो ये श्रमिक क्या करेगा, काम के बदले मजदूरी लेगा। अब सपोज करो कि फैक्ट्री में एक मोबाइल बना 100 रुपया का, मान के चलते हैं कि एक मोबाइल का दाम उसने क्या रखा, 100 रुपया रखा। तो ऐसे में मान के चलो कि अगर रेंट 25 रुपया दे दिया, ब्याज भी 25 रुपया दे दिया, ज़्यादा कम हो सकता, बस सुविधा के लिए 25-25 रुपया हम लेके चल रहे हैं। अब मजदूरी भी मान लो 25 रुपया दे दिया, ठीक है। अब क्या है कि ये 100 रुपया का वस्तु था, उसको जब बेचा यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ जो लोग खरीदा वो पैसा किसको देगा, मुकेश अंबानी को दे देगा। यानी 100 रुपया समझ लो वहाँ से यहाँ आएगा, आएगा ना भाई। अब इसी 100 रुपया में देखो, जब भी कोई भी उत्पादक क्या करता है, कोई वस्तु बनाता है, उसका जब भी मूल्य निर्धारित करता है कि कितना में इसको बेचना है, तो ये जितना जितना इसको दिया वो क्या होगा, इसके प्राइस में जोड़ेगा। तो 25 रुपया जोड़ा, 25 रुपया और अपना लाभ भी क्या कर रहा है, 25 रुपये इसमें ऐड कर लेगा। तब जाके क्या करेगा, वो उस वस्तु का दाम रख देगा कितना, 100 रुपया, नहीं रखेगा जी। देखो थोड़ा सा लग रहा है अजीब सा, बट इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो तो बातें समझ में आ जाएंगी। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मुकेश अंबानी आया, उसके अंदर उद्यमिता का गुण है, वो इन सब को इकट्ठा करके फैक्ट्री में ला करके उत्पादन का काम शुरू करना चाह रहा है या कर रहा है। तो जब जैसे ही भूमि लिया तो उसको रेंट देना पड़ा 25 रुपया, सपोज कर रहे हैं। किसी से पूंजी लिया तो उसका ब्याज 25 रुपया, मजदूर को लगाया तो उसको भी दिया 25 रुपया, और अपना प्रॉफिट भी अब जोड़ेगा। इतना तो उसको लागत लग चुका ऑलरेडी, अब क्या करेगा कि अपना प्रॉफिट भी जोड़ लिया। यानी इस उद्यमिता के लिए खुद ही क्या कर रहा है, 25 रुपया जोड़ लिया, ठीक है। अब ऐसे में ये रिलेशन क्या बना कि यहाँ पे ये लोग जो हैं उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं। यहाँ से उत्पादन का साधन उत्पादक के पास आया, उत्पादक क्या करेगा, उसको ये लाभ के रूप में इसके पास रहा, लाभ के रूप में, रेंट के रूप में, ब्याज के रूप में, मजदूरी के रूप में जोड़ोगे तो 100 रुपये निकल गया, 100 रुपया उधर गया, ठीक है। और जब वस्तु बेचा तो फिर 100 रुपया इधर आ गया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये जो 100 रुपया है, इसको हम लोग बोलते हैं साधन लागत। क्या बोलते हैं इसको, साधन लागत। क्योंकि भूमि एक साधन है, उसके लिए लागत लगा 25 रुपया, पूंजी भी एक साधन है, उसके लिए लागत लगा 25 रुपया, श्रम यानी श्रमिक उसको भी देना पड़ा 25 रुपया। और खुद भी काम कर रहे हैं उद्यमी के रूप में, मेरे अंदर उद्यमिता का गुण है, हम इस सब को जुटा करके उत्पादन का काम कर रहे हैं, वस्तु बना करके बेचेंगे तो हमको भी कुछ लाभ होना चाहिए ना। हम अपना भी लाभ क्या किए, जोड़ करके, और तब उस वस्तु का दाम रखते हैं कितना, 100 रुपया। अभी सरकार का टैक्स भी इसमें जुटेगा। बस अभी ये समझना है कि मूलतः किसी भी वस्तु के उत्पादन में टोटल कितने तरह का लागत लगता है, पहले नहीं लगेगा जी इतना। चलो, तो अब यहाँ पे क्या संबंध बन गया कि ये उत्पादन के साधन यहाँ देगा, ये वस्तु बनाएगा, वस्तु उसको बेचेगा, ये रिलेशन हुआ, ठीक। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि वस्तु का उपयोग कौन कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं।
तो ये लोग क्या है, एक तो उत्पादन के साधनों का मालिक भी हुआ और दूसरा ये लोग उपभोक्ता भी है, नहीं है, यही सब कंज्यूमर भी है। एक बात ध्यान रखना, मुकेश अंबानी जब यहाँ पर है और वो भी वस्तु का उपभोग करता होगा, कुछ ना कुछ तो वस्तु का उपभोग मुकेश अंबानी भी करता होगा, तो मुकेश अंबानी भी जब इस तरफ है तो वो उपभोक्ता है। लेकिन जैसे वो उत्पादन करने के लिए आ जाता है, किसी फैक्ट्री का मालिक बन गया या किसी कंपनी का मालिक है, तो वो क्या है, उत्पादक हो जाता है। समझ में आ रहा है? और जब कोई उत्पादन करेगा तो उसके अंदर उद्यमिता का गुण होता है, उसी के बदले हम लाभ उसको देते हैं या वो खुद ही लाभ के रूप में कुछ न कुछ अमाउंट उस वस्तु के मूल्य में ऐड कर लेता है। ये बात समझ में आई? चलो, अब क्या है, ये जो 100 रुपया है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं उपभोग मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? उपभोग मूल्य, ठीक है। और ये जो हम 100 रुपया बोल रहे हैं, इधर जो गया वो साधन लागत है, या इसको साधन भुगतान भी कह सकते हैं। यानी इन सभी साधनों के उपयोग के लिए साधनों को क्या करना होगा, भुगतान इधर से इधर करना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पे क्या केवल एक ही आदमी है, केवल इसमें मुकेश अंबानी ही उत्पादन कर रहा है? नहीं। अब इमेजिन करने की कोशिश करो, जैसे इस बक्से में मैं कह रहा हूँ कि भारत की जनता, सभी जनता इसमें शामिल है, उसी तरह से करोड़ों लोग क्या कर रहे हैं, उत्पादन का काम कर रहे हैं। वो करोड़ों लोग यहीं से निकल करके कहाँ चले आएंगे, यहाँ चले आएंगे। यानी सारे उद्योगपति यहाँ पे मिलेंगे आपको, यानी इस बक्से का हिस्सा है वो। तो केवल उद्योगपति ही नहीं, क्योंकि उत्पादन क्षेत्र जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर दिखाई पड़ रहा है, प्राइमरी सेक्टर, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर, और यहीं पे टर्शियरी सेक्टर कहलाता है। यानी जितने भी तरह के वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसको हम उत्पादक क्षेत्र कह रहे हैं, और उत्पादक क्षेत्र को हम क्या कर रहे हैं, 3 भाग में बांट रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, इसमें कृषि आ जाएगा, इसमें पशुपालन, इसमें मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब चीज़ कहाँ पे आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर में कैसे कैसे डिवीज़न है वो किसी क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी मैकेनिज्म समझना है, तो बस सीधा सीधी ये समझना है कि कृषि और उसी से जुड़ा हुआ जितना भी कार्य हम लोग करते हैं उसको प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। जो भी काम करते हो, खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सारा काम हम लोग जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। यानी जो किसान हैं वो किसान भी कहाँ पे हैं, उत्पादक क्षेत्र में है, यानी इसी बक्से का वो हिस्सा है। सारे पूरे भारत के किसान अभी यहाँ पे हैं, ठीक है। दूसरी बात, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब हुआ उद्योग, भारत में जितने भी उद्योग हैं, यानी जितना भी हम लोग फैक्ट्री में सामान बना रहे हैं वो सब कहाँ बनता है, उद्योगों में बनता है। किसी भी तरह का तुम जो अभी देख रहे हो इस कमरे में रखा हुआ कोई भी सामान है, ये शर्ट है, ये मार्कर है, ये चश्मा है, ये घड़ी है, ये जूता है, ये मोबाइल है, वो सब जहाँ बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, या उद्योग के अंतर्गत रखते हैं, इंडस्ट्री। यानी
फैक्ट्री के माध्यम से उत्पादन करने वाले जितने भी उद्योगपति हैं वो कहाँ हैं अभी, यहाँ पर है। ठीक है। और फिर तीसरा टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र। इस तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन होंगे, इसमें इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। मतलब इसमें जितनी तरह की सेवाएं होती है सब यहीं पर है। देखो उत्पादन मैंने पहली क्लास में बताया था, दो चीज़ों का करते हैं हम लोग, वस्तुओं का और सेवाओं का करते हैं ना भाई। जैसे परिवहन सेवा, बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, सब क्या है, सब सर्विस सेक्टर कहलाता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे मान लो रेल सेवा, वायु सेवा या जल सेवा जो हम लोग कहते हैं, अगर मान लो पानी के जहाज से कहीं जाते हो तो वो भी क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। तो वो सभी सेवा देने वाले लोग भी कहाँ हैं, यहीं पर है। मोबाइल सेवा भी इसी में आएगा। आप टेलीफोन पे बात करते हो, इसका मतलब है कि जो भी कंपनी है, जियो कंपनी है, जियो आपको बात कराने में क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। तो मोबाइल सेवा का उत्पादन वो कर रहा है। ठीक है। आप रिक्शा से कहीं जाते हो, ऑटो से कहीं जाते हो, ये सब भी क्या, या बस से कहीं जाते हो, वो सब क्या कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है। अभी हम यहाँ पे हैं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ आपको। ये एजुकेशन सर्विस हुआ। डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, वो भी सर्विस दे रहा है। लॉयर के पास जाते हो वो भी क्या करता है, आपको सर्विस देता है। तो वो भी कहाँ पे आएगा, सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। ये समझ में आया। तो भारत में उत्पादन क्षेत्र को 3 भाग में बांट दिया, और 3 भाग में कौन कौन किसके अंतर्गत आता है ये भी आपको एक हल्का सा आइडिया दे दिया मैंने। अब ये समझना है कि इसने क्या किया, 2 चीज़ का उत्पादन किया, एक तो वस्तु का और दूसरा सेवा का। समझ पा रहे हो ना। चलो, तो अब यहाँ केवल वस्तु नहीं लोग यूज करेंगे। अभी मान लो यहाँ पे जियो कंपनी है और उस कंपनी का मालिक मुकेश अंबानी है, तो वो अपना टावर लगा लिया, बहुत सारा मशीनरी लगाया, जो 2G स्पेक्ट्रम या 3G स्पेक्ट्रम होता वो खरीदा बेचारा, और ख़रीद करके क्या करता, मोबाइल सेवा दे रहा किसको, तो मोबाइल सेवा बेच रहा, यानी भारत की जनता को, यानी घरेलू क्षेत्र को ये क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। इसके बदले हम लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं। जैसे आप अभी आप लोग रिचार्ज कराते हो ना इंटरनेट के लिए 399 का, तो वो आपको सेवा दिया, उसके बदले इसको आप क्या कर रहे हो, पैसा देते हो 399 का। ये सेवा का उत्पादन करने के लिए भी उसको ये सब चीज़ चाहिए। इमेजिन करना होगा कि कैसे रिलेशन है। एक तरफ आप ऐसे इमेजिन करो कि पूरे भारत के नक्शा को इमेजिन करो और समझो कि 140 करोड़ लोग उपभोक्ता है, और उन्हीं लोगों के पास क्या है, सारे उत्पादन के साधन उन्हीं के पास है। ठीक। और फिर उसी भारत में इमेजिन करो जितना लोग उत्पादन कर रहा है। तो जब आप ये इमेजिन करते हो कि सारे लोग उत्पादक हैं, तो उस समय उपभोक्ताओं को भूल जाओ, बाकी सारे किसान याद आने चाहिए, सारा बकरी पालन करने वाला, मुर्गी पालन करने वाला वो याद आना चाहिए। समझ पा रहे हो ना। इसी भारत में ये भी है, इसी भारत में ये भी है। ठीक है ना। अब देखो, अब ये वस्तु और सेवा का उत्पादन कर दिया, तो क्या लगता है कि वस्तु और सेवा का उत्पादन करके केवल आम जनता को बेचता है, सरकार उसको नहीं खरीदती है क्या, सरकार भी खरीदती है। तो सरकार भी क्या करती है, यहाँ से वस्तु लेती है और सेवा भी लेती है सरकार। ठीक है, वस्तु भी लेती है और सेवा भी लेती है। और लेती है तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये भी उसके उपभोग के बदले सरकारी व्यय करेगा। अगर सरकार वस्तु खरीदती है, सरकार को पुल बनाना है, सरकार को रेलवे स्टेशन बनाना है, सरकार को कॉलेज बनाना है, सरकार को अस्पताल बनाना है, तो सरकार भी सीमेंट खरीदेगी ना भाई। सामान
खरीदेगी, यानी सीमेंट खरीदेगी, छड़ खरीदेगी, बहुत सारा फर्नीचर खरीदती है, कंप्यूटर खरीदेगी सरकार भी मोबाइल खरीदती है। तो ऐसे में कहाँ से खरीदेगी? जो लोग उत्पादन कर रहे हैं उसी से। सरकार अनाज भी खरीदती है। अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग घर में पड़े रह गए, सरकार उसको कम दाम में या मुफ्त में अनाज दे रही है ना, तो सरकार भी अनाज खरीद के क्या करती है? जमा कर लेती है। सरकार की एक संस्था है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो क्या करती है? सरकार के बदले अनाज खरीद करके रख लेती है, और आपदा विपदा जब आता है तो उसको सस्ते में बेचती है या मुफ्त में दे देती है। चलो, तो सरकारी व्यय हुआ। तो अब देख रहे हो, ये भी दोनों आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। अब सरकार का मतलब भी समझ लो। यहाँ पे सरकार का मतलब हुआ पहले तो केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी, सारे मंत्री, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, वो केंद्र सरकार हो गया। इसके अलावे राज्य सरकार हुआ, ये भी सरकार का हिस्सा हुआ। राज्य सरकार का मतलब क्या? जितने भी राज्य हैं, अभी कितने राज्य हैं? मान लेते हैं 29 राज्य हो और 6 स्टेट हो, क्या 7 है जी? 8 हो गया ना। मान लेते हैं राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूटी है, तो वहाँ की भी सरकार होगी, तो वो सब राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार का मतलब पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया और जिला परिषद हो गया, वो सब किस में आएगा? स्थानीय सरकार में आता है। यानी सारे लोग कहाँ पे हैं? यहाँ पे। तो यहाँ सरकार में लोग कहाँ से आते हैं? यहीं से आते हैं। 140 करोड़ से ही ना लोग को हम छांट करके कहते हैं ये सरकार है। नरेंद्र मोदी कहीं बाहर से आए हैं क्या? नीतीश कुमार बाहर से आए हैं? नहीं, वो सब कहाँ है? यहीं है, यहीं से उठ करके यहाँ चले गए। तो संबंध को समझना होगा कि सरकार भी सामान खरीदती है और उसके बदले पैसा इसको देती है उत्पादकों को। उसी तरह से सरकार में जो लोग काम करने वाले हैं वो कहाँ से आएगा? यहीं से आएगा, यहीं से आएगा जी। यानी सरकार भी साधन यहाँ से लेती है। सरकार भी किसी का मकान किराए पे ले सकती है, सरकार भी किसी का ज़मीन किराए पे ले सकती है। सरकार भी, जैसे जितने भी सरकारी पदाधिकारी जिसको नौकरी पे रखा जाता है वो यहीं से निकल के गया है, वो भी तो साधन है, वो श्रम हुआ। सरकार भी ज़मीन लेती है, भूमि लेती है किराए पे, कभी कभी लेती है ना। सरकार का अपना भी है लेकिन दूसरे से भी लेती है, तो दूसरा किसे लेगी? यहीं के लोगों से लेती है। हम लोग काम करने के लिए गए, जैसे हम ही मान लो अभी एक गजटेड अधिकारी हैं, तो हम क्या किए? हम भी यहीं थे, सरकार बोले कि आओ काम करोगे, नौकरी दे दी सरकार, तो हम श्रम, हमारे पास श्रम था, हम श्रमिक हुए और हम सरकार का काम यहाँ करने के लिए चले गए। उसी तरह से जितने भी सरकार में मंत्री हैं, जितने भी सरकार में अधिकारी हैं, सरकार की सेना में लोग हैं, जितना भी कर्मचारी है, छोटा बड़ा सब यहीं से उठ करके सरकार बन गया। नहीं बना जी? सेना में चाहे वायु सेना हो, थल सेना हो या जल सेना हो, वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ जो सैनिक हैं, वो सब कहाँ से गए हैं? यहीं से गए हैं। ठीक है। अब वो एक तरह से क्या हो गया? साधन हुआ। कैसा साधन? श्रम। श्रम, उनके पास काम करने की क्षमता है, काम करने की क्षमता को ही क्या करें हम लोग? श्रम करें। काम करने की क्षमता दो तरह से हो सकती है, एक तो शारीरिक क्षमता और दूसरा मानसिक क्षमता। तो ऐसे में श्रम जिसके पास होगा, यानी काम करने की जो क्षमता होगी, वो भी एक साधन हुआ, और सारे लोग यहाँ से उठ करके यहाँ चले गए। इसके बदले में सरकार इनको क्या करती है? साधन लागत के रूप में भुगतान करती है। यानी यहाँ भी सरकार पेमेंट करती है, सैलरी के रूप में, भत्ता के रूप में। अभी हम लोग को बहुत तरह का
वेतन और भत्ते के रूप में तरह तरह की चीज़ें मिलती है। कोई भी मान लो सरकार में मंत्री ही कोई क्यों ना हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबको पैसा मिलता है। और वो पैसा कहाँ से आता है? इसी सरकार से। अब सवाल ये भी उठता है कि इसको पैसा कहाँ से आ रहा है भाई, अभी बात करते हैं। इसी इंटर रिलेशन को हम लोग समझते तो हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप अभी इकोनॉमी के सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें अभी आप पहचान कर रहे हो कि कौन कौन सा घटक है। तो इंडिया के इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में अभी 3 घटक की पहचान आपने कर ली है, और आप यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तीनों घटक यानी तीनों कंपोनेंट कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो ये उत्पादन करता है, तो जब ये उत्पादन करेगा तो कोई भी सामान बेचेगा तो सरकार कहती है कि मुफ्त में बेचने नहीं देंगे भाई, तुमको क्या करना होगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार इससे क्या करती है, टैक्स लेती है। वस्तु और सेवा का अगर उत्पादन करता है तो जीएसटी लगता है ना। आप क्या देख रहे हो, जीएसटी क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। और जो भी उत्पादक यहाँ पर हैं वो क्या करते हैं, वस्तु और सेवा के उत्पादन के बदले में सरकार को एक टैक्स देती है। सरकार टैक्स लेती है अपना खर्च चलाने के लिए। अगर सरकार को टैक्स नहीं दोगे तो सरकार रोड कैसे बनाएगी, सरकार पुल कैसे बनाएगी, सरकार अस्पताल कॉलेज कैसे बनाएगी, कर्मचारियों को वेतन कहाँ से देगी सरकार, सेना के लोगों को वेतन कहाँ से देगी सरकार, वो हम ही लोग से जाता है। ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी सरकार जो हाउस होल्ड है, यानी इन लोगों को आमदनी अगर होती है किसी भी तरह से, तो सरकार बोलती है कि बाबू देखो तुमको भी क्या करना होगा, टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स, आयकर। समझ पा रहे हो, सरकार यहाँ से भी टैक्स लेती है, सरकार वहाँ से भी टैक्स लेती है। समझ पा रहे हो। ऐसे खर्चे से सरकार इस साधन का उपयोग करती है। और जो पैसा आया टैक्स के रूप में, अभी हम लोग पढ़ेंगे, जब आप गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो आगे चल करके पढ़ेंगे बजट के बारे में। बस अभी बस एक संबंध बता रहे हैं कि सरकार कैसे उत्पादक क्षेत्रों से यानी उद्योगपतियों से, किसानों से कैसे जुड़ी हुई है, सरकार आम आदमी से कैसे जुड़ी हुई है। सरकार आम आदमी को नौकर बना करके रखती है, नौकरी देती है और उसके बदले उसको वेतन देती है। संबंध हुआ ना सरकार का आम जनता के साथ। उसी तरह सरकार कहती है भाई आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ हम निर्माण का भी कार्य करते हैं और उसमें पैसा लगता है। और निर्माण का कार्य हम किसके लिए कर रहे हैं, आप ही के लिए तो कर रहे हैं, आप ही का पैसा है और आप ही के लिए काम कर रहे हैं। रोड नहीं बनाएंगे तो गाड़ी कैसे चलाओगे, रेल नहीं बनाएंगे या रेलवे ट्रैक नहीं बनाएंगे तो यहाँ से वहाँ कैसे यात्रा कर पाओगे, स्कूल नहीं बनाएंगे तो पढ़ोगे कैसे, अस्पताल नहीं बनाएंगे तो इलाज कैसे कराओगे। तो कुल मिला करके सरकार यहीं से टैक्स के रूप में पैसा लेती है और यहाँ से भी टैक्स के रूप में पैसा लेती है। समझ पा रहे हो। तो बजट जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पता लगाएंगे कि सरकार को आमदनी कैसे कैसे होती है और सरकार कैसे कैसे खर्च करती है। ठीक है। देखो, एक तो वेतन के रूप में ये जो भुगतान कर रहे हैं हम लोग, वेतन भत्ते के रूप में देती है सरकार, लेकिन बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग असहाय होते हैं, तो उसको भी सरकार कुछ पैसा देती है। उसको हम लोग अनुदान कह देते हैं, या इसको अनुदान नहीं कह करके इसको एक स्पेशल टर्म कहते हैं, हस्तांतरण भुगतान। दिखाई पड़ रहा है सब लोगों को, हस्तांतरण भुगतान। देखो, हस्तांतरण भुगतान को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर पेमेंट का मतलब यहाँ क्या हुआ, क्या क्या देती है सरकार। जिससे देखो, कभी कभी हम लोगों को छात्रवृत्ति मिलता था, तो सरकार क्या करती है, गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में कुछ पैसा देती है ना भाई। सरकार
जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उसको वृद्धावस्था पेंशन देती है सरकार, देती नहीं देती है, उसके बदले कोई काम नहीं लेती है। लेकिन सरकार अगर वेतन दे रही है तो उसके बदले कुछ ना कुछ काम लेती है, ठीक है। लेकिन यह जो हस्तांतरण भुगतान है, इसका मतलब हुआ कि जो सरकार पेंशन देती है, सरकार जो छात्रवृत्ति देती है, इसके अलावा जैसे कोई आदमी बेरोजगार हो जाता है तो कई बार सरकार बेरोजगारी भत्ता भी देती है ना, बेरोजगारी भत्ता। अभी तुमको मिल रहा था ना 1000 रुपये पर मंथ, क्या था वो? यही था ट्रांसफ़र पेमेंट, कि जो 12th पास बच्चे हैं अगर वो कहीं बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ था ना भाई। आर्थिक बल युवाओं को क्या क्या था ना, 7 निश्चय योजना के तहत क्या था? हाँ, आर्थिक हल युवाओं को बल। उसमें बोला कि कोई काम नहीं कर रहा तो उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा ताकि जी सके बेचारा। तो कहने का सेंस है कि पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता सरकार ऐसे यहाँ पे आम जनता को दे देती है। अभी कोरोना के कारण बहुत सारे मजदूर क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। उनके पास खाने पीने का पैसा नहीं था, तो सरकार क्या कर रही है? सबके खाते में 1-1 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र कर रही है। बिहार सरकार बोली क्या, 21 लाख लोगों को मैंने क्या किया, 1-1 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र किया है। 21 लाख लोगों को 1-1 हज़ार रुपया, तो वो इसी से हस्तांतरण भुगतान हुआ। अभी आपदा विपदा का समय है, सरकार उसे कुछ काम नहीं ले रही है, बस क्या करे, केवल पैसा दे रही है भाई तुम जिंदा रह सको। क्योंकि अभी तालाबंदी जो हुई यानी लॉकडाउन हुआ, तो ऐसे में कोई काम नहीं कर पा रहा था, आमदनी नहीं हुई तो खाएगा कैसे वो, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट ही हुआ। तो ये बात समझ में आया कि लोगों को काम पे रखती है, उसको वेतन देती है, टैक्स हमसे लेती है और हमको कभी कभी हस्तांतरण भुगतान भी करती है। तो सरकार इस तरह से क्या है, जुड़ी हुई है। समझ पा रहे हो भाई? उसी तरह से सरकार वस्तु खरीदी, सेवा खरीदी और उसके बदले खर्च करती है, लेकिन टैक्स भी लेती है, जीएसटी। इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्टली। क्योंकि वस्तु खरीदते तो हैं हम लोग और उस वस्तु पे ही टैक्स जोड़ा रहता है और उसी टैक्स को देते हम हैं, लेकिन फाइनली इसके माध्यम से इसको प्राप्त होता है, इसे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। लेकिन इनकम टैक्स सीधे आम जनता से कौन लेती है? सरकार लेती है। अपने कर्मचारियों से भी सरकार क्या करती है? इनकम टैक्स लेती है। तो ये डायरेक्ट टैक्स है। अगर सरकार, देखो टैक्स यही चुका रहा है, भारत की जनता ही क्या कर रही है? ऐसे करके टैक्स चुका रही है, तो इनडायरेक्ट हुआ, खुद नहीं दे रही है। टैक्स वस्तु पे लगा हुआ है और सेवा पे लगा हुआ है। तो सर, जो लोग वस्तु का उपभोग करते हैं उस वस्तु में टैक्स जुड़ा हुआ है, तो वो टैक्स का पैसा कहाँ गया? उत्पादक क्षेत्र को, यानी उद्योगपति के पास। और उद्योगपति क्या करते हैं? इसको टैक्स का पैसा यहाँ सरकार को दे देते हैं। तो इनडायरेक्ट हुआ ना, इसलिए अप्रत्यक्ष कर। और जब इनकम टैक्स की बात आती है तो सीधा सरकार किससे ले लेती है? अपने कर्मचारियों से। और जो लोग ऐसे कमा रहे हैं, जो कर्मचारी नहीं हैं, उनसे भी उनके आय पे क्या करती है? टैक्स ले लेती है। तो वो डायरेक्ट टैक्स हुआ, प्रत्यक्ष कर हुआ। समझ में आ रहा? तो इस तरह से रिलेशन हुआ। ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये उत्पादक लोग हैं वो उपभोक्ताओं से जुड़े हुए हैं, सरकार उत्पादकों से भी जुड़ी हुई है और आम जनता से भी जुड़ी हुई है। इतना रिलेशन समझ में आया? इसको मिटाएं। देखो इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिन करोगे तब जा करके समझ पाओगे। एक बार दिमाग लगाओ, एक एक चीज़ को बारीकी से समझ लो और फिर कोई भी आर्थिक घटना होगी तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों सरकार टैक्स बढ़ा देती है, क्यों सरकार टैक्स घटा देती है, उससे उत्पादक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, आसानी से समझ में आता है। फिर से इसको बनाते हैं।
ये हो गया उत्पादक क्षेत्र, जिसको हम लोग फर्म बोल रहे हैं। ये हुआ घरेलू क्षेत्र यानी हाउस होल्ड सेक्टर, यानी 140 करोड़ जनता। और तीसरा सेक्टर था सरकार, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक, सीधा सीधी समझो, यहाँ से वस्तु जाता है यहाँ, और ये जो भी लोग खरीदेगा वो पैसा देगा इसको। अरे भाई, इसको उपभोग व्यय बोल रहे हैं। लेकिन उत्पादन करने से पहले जो भी उत्पादन के साधन है वो यहाँ आते हैं। हेलो, हाँ सुन गया, प्रणाम। हाँ बोला। कर, हाँ 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 भाई, बोलना पड़ेगा। हाँ बोलिए। हाँ कंटेंट वाले में तो क्लास में है। देखो फिर से समझ लो, वस्तु और सेवा उधर गया, और जो ये लोग खरीद रहे हैं वो पैसा देंगे तो किसको देंगे? उत्पादक को देंगे, है ना जी। लेकिन उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, और जब उत्पादन के साधनों को यूज करेंगे तो उसके बदले साधन भुगतान यहाँ देना पड़ेगा। ठीक, सरकार भी क्या कर रही है? वस्तु और सेवा ले रही है, तो यहाँ से भी सरकार पैसा इसको देगी, उत्पादक क्षेत्र को, यानी उद्योगपतियों को, किसानों को। तो उसको हम लोग सरकारी व्यय बोल देते हैं। सरकार क्या करती है? टैक्स लेती है, लेकिन सरकार कई बार क्या क्या करती है कि सब्सिडी देती है उत्पादक क्षेत्र को। ये भी ध्यान रखना है। सब्सिडी, आर्थिक सहायता। कई बार कुछ वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आम जनता उसका उपभोग नहीं कर पाता है, तो सरकार चाहती है कि सस्ते में वस्तु बाजार में बिके। इसके लिए कुछ पैसा प्रत्येक वस्तु के हिसाब से सरकार उत्पादक क्षेत्रों को दे देती है। जैसे आप लोग अभी एलपीजी गैस सिलेंडर यूज करते हो, एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम मान लो है 500 रुपया, 700 रुपया, 700 रुपया दाम है। सरकार क्या करती है? इसको एक सिलेंडर पे 200 रुपया दे देती है। हालांकि ऐसा नहीं होता है। पहले ये होता था कि सरकार इसको दे देती थी तो इसका दाम तो 700 था, 200 सरकार इसको दे देती। ये क्या करता था? 500 में ही बेचता था। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव हो गया। सरकार बोल रही है क्या कि तुम लोग क्या करो, 700 में खरीद लो एलपीजी गैस सिलेंडर, ये 200 रुपये हम तुमको यहीं से दे देंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, डीबीटी। आपके खाते में 200 रुपये सरकार क्या करती है? सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर देती है। आर्थिक सहायता, लेकिन ये तो एक तरीका हुआ। बहुत सारे और सब्सिडी के तरीके हैं जो सीधे सरकार उत्पादक क्षेत्र को देती है। ठीक है, जैसे मान लो पेट्रोल पर, फर्टिलाइज़र पे सरकार क्या करती है? यहीं पे उत्पादकों को पैसा दे देती है, बोलती है कि आप थोड़ा सा कम में बेचो, जितना कम उधर करोगे उतना पैसा हम तुमको सब्सिडी के रूप में यहीं पे दे देंगे। ठीक, यहाँ पे फिर से एक बार समझो, हम लोग साधन के रूप में गए काम करने के लिए, हमको वेतन मिला। ठीक है, सरकार हमसे टैक्स लेती है। यहाँ पे कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स, है ना।
यहाँ पे कौन सा टैक्स था? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वस्तु और सेवाओं पे लगता है, ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स हमारी आमदनी पे लगता है, हमारी संपत्ति पे लगता है, ठीक है। तो जब बजट पढ़ेंगे तो टैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इसके अलावा बताए थे यहाँ से यहाँ क्या होता है? हस्तांतरण भुगतान होता है। ट्रांसफर पेमेंट होता है। इन सब को अगर तुम घेर देते हो ऐसे करके, इन सब को घेर देते हो तो यही कहलाएगा इंडियन इकोनॉमी। ये क्या कहलाएगा? इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पे एक और बात जान लो, वो भी इंडियन इकोनॉमी में शामिल है। बीच में वित्तीय संस्था है, फाइनेंशियल सेक्टर उसको कहते हैं हम लोग, या वित्तीय क्षेत्र कहो इसको, या वित्तीय व्यवस्था कह लो, फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में जितने भी बैंक हैं इसको हम लोग मनी मार्केट कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट, यानी जितने भी बैंक हैं वो सब यहाँ पे है, इस बक्से में भी। और जितना भी अब शेयर मार्केट देखते हो वो सब कहाँ मिलेगा? यहीं पे मिलेगा। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। इसको तुम सीधा सीधी अभी ये समझ लो, सारे बैंक, क्योंकि सारे जो बैंक इसी भारत में है ना भाई, सारे बैंक इसी में है। अब देखो यहाँ ये समझना होगा कि घरेलू क्षेत्र में जो जनता है, ये जनता क्या करती है? सारा पैसा अपना खर्च नहीं करती है, उपभोग करने में सारा पैसा खर्च नहीं करती है, कुछ पैसा बचाती है और बैंक में जा कर के जमा कर देती है। उसको हम लोग सेविंग कहते हैं, बचत है। हम सब पैसा बचाते हैं और जाके कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। बहुत सारे बैंक हैं, अब बहुत सारे लोग, सोचो सारे लोग पैसा जमा करते हैं तो बैंक के पास ढेर सारा पैसा हो जाता है। 10 आदमी के पास 10-10 हज़ार है, वो पूंजी नहीं है। सारे लोग, मान लो 1000 लोग 10-10 हज़ार रुपया अगर बैंक में जमा करेगा तो बहुत बड़ा राशि हो जाएगा, वो पूंजी बन जाता है। और वही यहाँ पे उद्योगपतियों को बैंक क्या करती है? कर्ज के रूप में दे देती है, लोन देती है, उधार देती है ना बैंक। यही समझना है कि आम आदमी बैंकों में पैसा जमा करती है तो बैंक के पास बहुत पैसा होता है। अब बैंक क्या करता है? पैसा उत्पादक क्षेत्र यानी कि उद्योगपतियों को देती है कि भाई लो पूंजी, ठीक है ना, और ये क्या करो, तुम उत्पादन का काम करो, ठीक। लेकिन उत्पादक क्षेत्र भी क्या करता है कि कुछ ना कुछ पैसा बचाता है। उद्योगपति भी क्या करता है? कुछ ना कुछ पैसा बचा लेता है। कैसे बचाता हम लोग आगे बात करेंगे, अभी तो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना है, रिलेशन को समझना है, ठीक है। थोड़ा सा पैसेंस रखो और इमेजिन भी करो, ठीक है ना, तब समझ में आएगा। लोन लिया, ये भी क्या करता है? पैसा, बहुत सारे किसान पैसा बचा के जमा कर सकते हैं उत्पादक के रूप में। उद्योगपति भी फैक्ट्री लगाता है, कुछ पैसा बचा के बैंक में जमा कर देता है। ये भी क्या करता है? सेविंग करता है। तो ये लोन भी लेता है और पैसा बैंकों में जमा भी करता है। ऐसा होता है। मुकेश अंबानी अगर यहाँ है तो ढेर सारा पैसा कर्ज के रूप में लेता है और अपना पैसा जो भी बचता है उसको बैंक में भी जमा करता है। हर उद्योगपति ऐसा काम करता है। हम लोग में से कुछ पैसा, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो क्या करता है? बैंक में जमा कर देता है। और जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करता है? कर्ज लेता है। तो ये यहाँ से भी उधार लेगा। उधार मतलब लोन। बैंकिंग व्यवस्था पढ़ेंगे हम लोग।
बैंकिंग व्यवस्था यानी सारे बैंकों को मिला करके हम लोग कहते हैं मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे कैसे बैंक में पैसा आता है और बैंक कैसे लोगों को लोन देती है, कैसे बैंक लोगों से ब्याज लेती है, कितने तरह के ब्याज दर हैं, ये सब हम लोग बैंकिंग व्यवस्था में पढ़ेंगे मनी मार्केट में, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको फ़िलहाल ये समझना है कि जो बैंक होते हैं वो यहाँ का बचत अपने पास जमा करता है और यहाँ दे देता है, इसका भी बचत जमा कर लेता है और इसको भी लोन देता है, उसको भी लोन देता है। उसी तरह से सरकार भी जुड़ी हुई है फाइनेंशियल मार्केट से, अर्थात सरकार भी बैंक से जुड़ी हुई होती है। सरकार के खाते होते हैं बैंक में, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, वो भी अपना बचत बैंके में रखती है, वो भी बचाती है पैसा और जमा कर देती है। ये अलग बात है, सरकार के पास ज़्यादा बचता उचता नहीं है, लेकिन सरकार क्या करती है, कर्ज भी लेती है, लोन उधार लेती है सरकार भी।